साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है भाई आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों CET वाले विद्यार्थियों, आप सभी को पता चल ही गया है कि भाई आपका एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है। आपके एडमिट कार्ड हैं अब वो भी आ चुके हैं, तो सभी विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। वेबसाइट पर जो लिंक है वो आपको मिल ही जाएगा, उस पर से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और आपने पेपर की जो डेट है वो देखें भाई, क्योंकि बोर्ड ने 22, 23 और 24 ये 3 दिन है वो आपकी परीक्षा के रखे गए हैं। तो आपका कौन सी तारीख को है वो आप देख करके बताएं, और आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ है वो आप एक बार वीडियो का एंड में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अब आपको बहुत कम समय है। आज आपकी ये क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, मॉडल टेस्ट पेपर 10 के साथ। इससे पहले 9 मॉडल टेस्ट पेपर अपन ले चुके हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर रेगुलर आपको क्लासें मिलती हैं। एक मॉडल टेस्ट पेपर के साथ मिलती है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलती है। मॉडल टेस्ट पेपर में आपको वही प्रश्न दिए जाते हैं जो परीक्षा में आने की संभावना रहती है, और सभी विषयों से आपने देखने को मिलेंगे। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी, इन सभी सब्जेक्टों से संबंधित आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको। और एक एक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट की आपकी क्लास है ये रहने वाली है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। बहुत शानदार ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्लास को पूरी देखने के बाद आप कहोगे कि हाँ भाई मज़ा आ गया, ठीक है ना भाई। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और जो भी विद्यार्थी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं एक बात यही बोलूँगा कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, जैसे ही अपनी क्लास आए उसका नोटिफिकेशन वो आप तक आ सके। एक बार हमसे जुड़ के देखिए, आपकी तैयारी को बहुत दार है वो मिलने वाली है, बहुत ज़बरदस्त लेवल की तैयारी आपकी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है भाई। मैं बार बार बोलता हूं कि भाई प्रश्न को सभी विद्यार्थियों को ध्यान से पढ़ना है। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल का प्रश्न है, एज इट इज छपने वाले प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एक एक प्रश्न को देखना है और इस प्रश्न को ध्यान में रखना है। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या सहित आपको अपने चैनल पर देखने को मिलेगी। इस एक प्रश्न के साथ साथ आपके 3 से 4 से 5 प्रश्न क्लियर होने वाले हैं, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न को पढ़ो, साथ ही सभी विद्यार्थी प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और कमेंट करके बताएं। प्रश्न क्या कह रहा है कि जवाहर सागर बांध राजस्थान की किस नदी पर बनाया गया। बताओ भाई, आपका जो जवाहर सागर बांध है वो किस नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी और ऑप्शन नंबर डी सोन नदी। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है साथियों, ठीक है ना भाई। चलो तो ये है आपके जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है भाई। किस पर है, वेरी गुड। बी कमेंट करने वाले जितने भी साथी हैं वो सही रहने वाले हैं। आपका जो जवाहर सागर बांध है वो कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे ये बताइए कि वो जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कौन बता सकता है चंबल नदी का उद्गम। साथियों बहुत शानदार प्रश्न है और इसके साथ साथ आपको व्याख्या भी मिलेगी। तो चंबल नदी का जो उद्गम है आपके MP का एक जिला आता है इंदौर जिला। कौन सा जिला आता है भाई, इंदौर जिले का एक गांव आता है महू, और महू गांव के पास एक पहाड़ियाँ आती हैं, जाना पाव की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ भाई, जाना पाव की पहाड़ियाँ। और ये जाना पाव की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है, ये आपकी विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। ध्यान से देखना है भाई। आपके MP में इंदौर जिला, इंदौर जिले में महू पड़ता है, महू के पास जाना पाव की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, और उस जाना पाव की पहाड़ियाँ किस पर्वतमाला का हिस्सा है, तो ये विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। यहाँ से आपकी चंबल नदी का क्या होता है भाई, उद्गम होता है। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इनके जो उपनाम है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, चरमण्यवती इसको कहा जाता है। उसके साथ साथ इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर इसके मोहाना की बात करें, यानी कि ये कहाँ मिलती है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के मुरादगंज इटावा, कौन सा, मुरादगंज इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है भाई, यमुना नदी में मिलती है।
आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई चंबल नदी कितने राज्यों में बहती है, तो ये आपके 3 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में। सबसे पहले आपके एमपी आती है, उसके बाद आपका राजस्थान आती है, उसके बाद आपका यूपी आती है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों एग्जामिनर ये भी पूछता है कि चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने बांध बने हुए हैं। 4 बांध बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? 4 बांध। 4 बांध कौन कौन से हैं ये भी आपसे पूछ लिया जाता है क्रम में। तो एक आता है आपका गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। ये एकमात्र ऐसा बांध है जो एमपी में बना हुआ है, बाकी 3 बांध आपके राजस्थान में देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ राणा प्रताप सागर बांध है। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर। उसके बाद आपका आएगा जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध आएगा? जवाहर सागर बांध आएगा। उसके बाद आएगा आपका कोटा बैराज। कौन सा आएगा? कोटा बैराज। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो देखिए दोस्तों कितने प्रश्न आपके यहाँ से कंप्लीट हुए हैं। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छी लगी है ये चीज़ें तो आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है ना भाई। और जितने भी साथी अपने चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जितने भी नए मेंबर्स अपने इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपका। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अपने इस मॉडल टेस्ट पेपर जो कराए जा रहे हैं ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रेगुलर आप अपने इस चैनल पर मिल रहे हैं, इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? बताओ भाई। असिस्टेंट इंजीनियर में पूछा गया प्रश्न है। स्टार लगा लो इस प्रश्न को, इम्पोर्टेंट लगा लो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। काली सिंध नदी, बनास नदी, पार्वती नदी और लूनी नदी। ये पार्वती नहीं है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, पार्वती नदी आएगा यहाँ। ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो देखिए काली सिंध आपकी चंबल नदी की सहायक नदी होती है। बनास भी चंबल नदी की सहायक नदी है। पार्वती भी है। तो भाई कौन सी नहीं है? अरे भाई लूनी नहीं है भाई। कौन सी नहीं है? लूनी नहीं है। अब मेरे को कौन बताएगा लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, बहुत विस्तार रूप से बताया। अगर आपने नहीं देखी हो ना तो उन वीडियो को जरूर देखना, निश्चित तौर पर आपको फायदा होने वाला है। दोस्तों बहुत कम समय है, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे ना उतना ही आपको फायदा होने वाला है। अब बिस्तर पर लेटने से कुछ नहीं होगा। अब आपको बिस्तर पर लेटे रहने से कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि बिस्तर पर लेटे रहने से नौकरी नहीं मिलती, कि बिस्तर पर लेटे रहने से नौकरी नहीं मिलती। उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, मन से मेहनत करनी पड़ती है। तो साथियों आपको मन से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज़बरदस्त लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कुछ अच्छा या फिर सफलता आपको मिलती है। चलिए तो ये आपकी कौन सी नदी है? लूनी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। इसका उद्गम आपके अजमेर जिले के नाग पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है भाई? अजमेर जिले के नाग पहाड़ियों से होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो बताओ ये अजमेर से नागौर जाती है, नागौर से फिर आपके ब्यावर में जाती है, ब्यावर से फिर आपके जोधपुर ग्रामीण में जाती है, जोधपुर ग्रामीण से बहते हुए फिर पाली में जाएगी, पाली से फिर बालोतरा जाएगी, बालोतरा से बहते हुए फिर बाड़मेर जाएगी, फिर सांचौर जाएगी। उसके बाद फिर गुजरात का एक जिला आता है कच्छ जिला। कौन सा जिला आता है? कच्छ जिला। और कच्छ जिले से बहते हुए ये आपके कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताना है सभी को। राजस्थान का सबसे पुराना और संगठित उद्योग कौन सा है? बताओ भाई। राजस्थान का सबसे पुराना और जो प्राचीन उद्योग है वो आपका सूती वस्त्र उद्योग देखने को मिलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? से होगा भाई। ध्यान में रखना है सभी विद्यार्थियों के लिए, राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक सूती कहाँ मिलते हैं? आपके भीलवाड़ा में देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? भीलवाड़ा को अब्रक नगरी भी कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एज इट इज कहीं छपते हैं ये प्रश्न, एज इट इज छपे हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ो भाई सभी विद्यार्थी। उपजाऊ भूमि, सिंचाई सुविधाएं, औद्योगिकरण का बढ़ता चरण, दिल्ली से निकटता एवं परिवहन सुविधाएं आदि किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बताओ। पश्चिम से, उत्तर से, पूर्वी से या दक्षिण से? बताओ भाई, कमेंट करो सभी विद्यार्थी। इस प्रश्न का राइट आंसर वेरी गुड, पूर्वी क्षेत्र से संबंधित देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों को। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है साथियों।
ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न आपको अपनी इस वीडियो में, अपने इस मॉडल टेस्ट पेपर में देखने को मिलेंगे और सभी सब्जेक्टों से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल स्किप नहीं करना है क्लास को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा है वो मिलने वाला है। सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई। खूंड, खंडेला, पिपराली और नेचवा, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताएं। वेरी गुड। सीकर में जो एक खंडेला नाम का शहर है उसमें आपके गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध आपको देखने को मिलता है। बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है भाई सभी विद्यार्थियों के लिए और आंसर देना है। अपने काले लाल प्रिंट के प्रसिद्ध हैं जिसमें फूल, पत्तियों, जानवरों, पक्षियों को मटिया यानी कि मिट्टी रंग के आधार पर लाल और काले रंग से बनाया जाता है, ये ऐसा क्या है? बताइए। एक सांगनेरी, ऑप्शन नंबर बी कैतून, ऑप्शन नंबर से बगरू, ऑप्शन नंबर द आकोला। बताओ भाई। ये आपकी जो हस्तकला है, जो हस्तकला हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपकी है, बताओ भाई, ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बगरू। क्या होगा भाई? बगरू। अब मुझे बताओ ये बगरू कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है आपके जयपुर में। कहाँ पड़ेगी भाई? जयपुर में देखने को मिलेगी। इसमें काला व लाल रंग से प्रयुक्त मीनाकारी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो सभी विद्यार्थी। प्रश्न है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने किया? बताओ भाई। सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएं, आपके जयपुर में जो हवा महल बना हुआ है उसका निर्माण किसने किया? ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। सवाई आदमी सिंह, सवाई जय सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह द्वितीय और सवाई प्रताप सिंह। बताओ भाई। वेरी गुड। किसने किया भाई? जयपुर में हवा महल का निर्माण है वो किसने किया? ये किया था आपके सवाई प्रताप सिंह ने। तो डी कमेंट करने वाले जितने भी साथी हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है भाई। शीला देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ भाई। शीला देवी मंदिर आपके किस जिले में स्थित है? बताओ सभी को। ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। बताओ भाई। शीला देवी आपके आमेर का जो किला है ना भाई, आमेर का किला, और आमेर का किला कहाँ पड़ता है? आपके जयपुर में पड़ता है भाई। कहाँ पड़ता है? जयपुर में। आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखना, बहुत शानदार लेवल का किला आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब ये पूछ रहा है कि शीला देवी मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? तो आपके जयपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है भाई? जयपुर जिले में स्थित है। अब मेरे को ये बताओ, जो शीला देवी मंदिर है, शीला देवी मंदिर आमेर में है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था आपके 1580 में। अरे भाई, निर्माण तो 1580 में हो गया, लेकिन किया किसने था ये भी तो याद होना चाहिए भाई। यहाँ तो आपसे प्रश्न पूछा है कि कहाँ है। अगर हो सकता है एग्जामिनर एक स्टेप आगे जाए तो अपन को भी उससे एक स्टेप आगे रहना चाहिए। वो यूँ पूछ ले कि भाई कब किया, तो भाई अरे 1580 में किया। अगर वो यूँ पूछ ले कि भाई किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था मानसिंह प्रथम द्वारा। किसके द्वारा? मानसिंह प्रथम के द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया था। क्लियर है ना भाई सभी को? वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दे भाई, नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करना। अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। अब भाई आपका प्रश्न हिंदी से आ गया भाई। किससे आ गया? हिंदी से आ गया। सभी विद्यार्थियों को ध्यान से पढ़ना है भाई। हिंदी से प्रश्न आपके आते हैं सीटी में, आपने देखा होगा। 8 कनौजिए 9 चूल्हे क्या है? लोकोक्ति है भाई। 8 कनौजिए 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या नुकसान होना होता है? क्या उद्देश्य से भटक जाना होता है? क्या अनमोल मिश्रण होता है? क्या फूट होना होता है? बताओ भाई, बताओ सभी। तो इसका 8 कनौजिए 9 चूल्हे का मतलब है आपको फूट होना, यानी कि एक दूसरे से चुगली करना और एक दूसरे से चुगली कर करके आपस में लड़ा देना, फूट करा देना, ये इसका काम होता है। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है भाई। ये भी आपकी लोकोक्ति है, बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है, कई एग्जामों में पूछी गई है। अपराध किसी का दंड किसी को। लोकोक्ति बहुत शानदार है भाई।
अपराध तो किसी और ने किया है और दंड किसी और को मिल रहा है। इसका निकटतम अर्थ उपयुक्त 4 ऑप्शनों में से आपको छांटना है। देखिए साथियों, ऑप्शन आपको कई सारे मिलेंगे, एक के भटकने के लिए कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। आपको वही ऑप्शन चॉइस करना है जो आपके लिए उपयुक्त होगा। आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक उदाहरण मैं देता हूँ। आपके सामने कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जीवन में आपको वही चुनना है जो आपके लिए उपयुक्त होगा। ये भी आपके जीवन को ही तय करने वाला है भाई, तो विशेष ध्यान रखना है। बताओ भाई, अपराध किसी का दंड किसी का मतलब है कि खेत तो गधा खा रहा है और मार कौन खा रहा है? जोलाहा खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न देखो भाई सभी विद्यार्थी। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताओ भाई सभी। आपके इंडिया जीके से प्रश्न हैं और इस चैप्टर से आपके अक्षर प्रश्न पूछे जाते हैं। बताओ भाई, रीट 2022 लेवल 2 में सामाजिक अध्ययन में पूछा गया प्रश्न है, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? बताओ भाई, लोथल नामक जो हड़प्पाई काल है वो कहाँ स्थित है? बताओ 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो ये आपके गुजरात में देखने को मिलेगा भाई। कहाँ मिलेगा? गुजरात में। अब गुजरात कहाँ पर है? बी में है, तो बी को पकड़ो और लॉक कर दो। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे भाई? बी को पकड़ लेंगे और क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न देखो सभी विद्यार्थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? बताओ भाई, आपके जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके पहले जनरल कौन थे? बताओ। तो ये थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगला प्रश्न कह रहा है कि तिस्ता और दियांग नदी के बीच हिमालय किसके नाम से जाना जाता है? एक तो नदी आपकी तिस्ता है, एक आपकी दियांग है। एक नदी तो आपकी ये तिस्ता बह रही है और एक नदी आपकी दियांग बह रही है। अब इसके बीच में जो हिमालय है ना, ये वाला, इस हिमालय को किसके नाम से जाना जाता है ये बताओ। तो ये जाता है आपके असम हिमालय से। किससे? असम हिमालय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सभी विद्यार्थी कमेंट करें भाई क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना। आपका फीडबैक चाहिए मेरे को, किस प्रकार का आपका जो क्लास है वो रहा है, और इस 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही निकल रहे हैं, कितने प्रकार की लेवल की तैयारी आपकी चल रही है, उसका पता आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वो बताओ। हिमालय की मनमान सारी चोटियाँ हैं, अब नेपाल में कौन सी नहीं है भाई? मकालू बिल्कुल नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, एक कॉमेट नेपाल में नहीं है। तो डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? बताओ भाई, नवीनतम पर्वत श्रृंखला पूछा है आपसे, बताओ। तो ये आपकी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है, शिवालिक। शिवालिक आपकी नवीनतम पर्वत श्रृंखला मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अरावली पर्वतमाला भी आपकी सबसे नवीनतम पर्वतमाला मानी जाती है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष किस वर्ष आरंभ किया? बताओ भाई, प्रोजेक्ट टाइगर है वो किस वर्ष आरंभ किया? ऑप्शन नंबर ए 1971, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1973, ऑप्शन नंबर डी 1974। बताओ भाई, सभी साथी कमेंट करेंगे जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई थी आपकी 1973 में। ये इंडिया में पूछा गया है भाई। किसमें पूछा गया है? इंडिया जीके से संबंधित ये सवाल है। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो सभी, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अब ये आपका विज्ञान से प्रश्न आ गया भाई। किससे संबंधित है? विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। मैंने कहा था ना, वीडियो के शुरू में कहा था कि आपके सभी विषयों से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं भाई। तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहा जाता है बताना है सभी को। ये कहा जाता है आपका संक्षारण। क्या कहा जाता है भाई? संक्षारण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगले प्रश्न को पढ़ो ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है? पहले तो लोहे से मिश्रित होता है
उसके बाद वो क्या बन जाता है, इस्पात बन जाता है। जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता और अपघर्षण प्रतिरोधकता आती है, बताओ वो क्या है। ध्यान से पढ़ना है भाई साथी, मैं अभी बता रहा हूँ कि ध्यान से पढ़ना है। ये होता है आपका क्रोमियम। क्या होता है भाई, क्रोमियम। अब क्रोमियम कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न को देखो, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा भाई। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और जितनी आप समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विषय में निम्न में से एक तथ्य सही नहीं है। कौन सा तथ्य सही नहीं है भाई, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होते हैं। बिल्कुल सही है भाई, ये वाष्पकीय कार्बनिक यौगिक होते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं कि इन्हें प्रियोन भी कहते हैं, ये भी सही है भाई, इन्हें प्रियोन भी कहते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं कि ये वायुमंडल में ओजोन परत की सुरक्षा करते हैं, ये गलत है भाई, ये वायुमंडल में ओजोन परत की सुरक्षा नहीं करते हैं बल्कि उनको क्षति पहुंचाते हैं। इनका उपयोग शीतलन उद्योग होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आ गया आपका साइंस से है, कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती हैं, बताओ भाई। कौन सी ग्रंथि हैं जो आपकी हड्डियों को और मांसपेशियों को, दोनों को क्या करती हैं भाई, नियंत्रित करती हैं। एक ग्रंथि आपकी आती है पोथेराइड, एक आती है पिट्यूटरी, एक आती है अधिवृक्क, एक आती है थाइमस, बताओ। तो ये है आपकी पिट्यूटरी जो ग्रंथि है, जो आपके हड्डियों को और मांसपेशियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है भाई, 25वां क्वेश्चन है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है सभी को। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो द्रव्य संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दों पर कार्य करती है, बताओ भाई। अग्नाशय, अधिवृक्क, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, बताओ भाई। तो ये आपका हाइपोथैलेमस, क्या है भाई, हाइपोथैलेमस। बहुत शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट लगा लो। हालांकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न है वो सभी इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी, वृषण, अंडाशय, हाइपोथैलेमस, पेनियल, ये क्या है भाई, ये ग्रंथियां क्या हैं। ये सभी ग्रंथियां अंतरिस्रावी ग्रंथियां हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को बताना है। ये प्रश्न आपके कंप्यूटर से संबंधित देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, राजस्थान पुलिस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड करते हैं और आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं तो कंप्यूटर को मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। सुनिए क्या कह रहा है, जब आप किसी चीज़ को, प्रोग्राम को लोड कर रहे हो, जब आपको आवश्यक डेटा प्रदान करना होता है तो आप जो कंप्यूटर है ना, उसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑटोमेटिक या स्वचालित। तो ऑटोमेटिक या स्वचालित कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। अरे भाई डी को क्या कर दो, लॉक कर दो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, समझ में आ रहा है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट क्या है। ये आपका प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट लगा लो, अगर एग्जामिनर के ध्यान में आता है तो एज भी आपके पेपर में छाप देगा। चलिए तो ये आपका आता है वैक्यूम ट्यूब और बाल्ब के नाम से जाना जाता है। बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके इंडिया जीके के वाद्य यंत्रों से देखने को मिल रहा है भाई, किस वाद्य यंत्र की आकृति चिलम के आकार की होती है, बताओ भाई। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसकी आकृति एक चिलम के आकार की होती है, तो बताओ भाई, बताओ कौन सी है चिलम के आकार की जो वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए मशक, ऑप्शन नंबर बी सतारा, ऑप्शन नंबर सी पुंगी, ऑप्शन नंबर डी शहनाई। तो ये है आपकी शहनाई। कौन सा वाद्य यंत्र है भाई, शहनाई वाद्य यंत्र है। 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है भाई, सभी विद्यार्थियों को इस प्रश्न का राइट आंसर देना है। साथियों, मैंने वीडियो के पहले कहा था कि एक बार वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, बहुत शानदार और मज़ा आने वाला है। आपके 30 प्रश्न हैं, कितने प्रश्न सही निकल रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताना है। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था, बताओ भाई। तो राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक था मधुभट्ट तेलंग। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, तो दोस्तों ये तो थे आज की क्लास के आपके 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले नए मॉडल टेस्ट पेपर 11 के साथ। साथियों, कुछ समय में आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित क्लास भी आपको देखने को मिलने वाली है। उस क्लास को आप जरूर देखिएगा, बिल्कुल मिस नहीं करना है। और आपके कितने प्रश्न सही हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका सेंटर कहाँ कहाँ आया है, कौन सी तारीख को आपका एग्ज़ाम है, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद सभी को।